इस वक्त सभी लोग शोर को देख रहे थे। शोर अपने कान पे हाथ रखकर इस वक्त अपनी आंखें बंद करके नीचे देख रहा था ताकि उन्हें उनके वो ताने वगैरह सुनने को ना मिले। जेयस वो अपने आइस फॉक्स को शोर के पास जाने के लिए कहता और इस्माइल के साथ सभी लोग शोर को देखने लगते हैं कि अब शोर का रिएक्शन क्या होगा। काफ़ी सारे लोग तो फ़ोन निकाल के वीडियो भी बनाने लगते हैं शोर के उस फनी रिएक्शन के लिए, जिसके बाद पूरा शहर ही शोर पे हंसेगा। शोर इस बात से अनजान वो अपनी आंखें बंद कर रहा हुआ था और इंतजार कर रहा था उस लाइन के ख़त्म होने का। वो आईसी फॉक्स शोर के टांगों के पास जाके बैठता और अपने पूंछ को शोर के टांगों से बांध लेता, जिसके कारण शोर को अपने टांगों में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। शोर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता और नीचे उस फॉक्स को देखता जो कि गुर्राते हुए उसे ही देख रहा था। नहीं, ये क्या? शोर इतना कहते हुए तेजी से पीछे जाके गिर जाता और तुरंत ही पीछे खिसकना शुरू कर देता। सभी लोग ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। ये देखो इसे, ये बीफ टेवर बनाया था 2 साल पहले, बेचारा अभी इसके हाथ तो देखो। अरे वो लड़के, बीफ टेवर बनने के लिए बीफ तो से डरना नहीं, सीधे उनसे भिड़ जाना आना चाहिए, समझा? इतना कहने के बाद सभी लोग तेजी से शोर पे हंसने लगते हैं। वो फॉक्स धीरे धीरे शोर की तरफ जा रहा था और उसे डराते हुए उसके पास और बहुत ज़्यादा करीब जाते जा रहा था। शोर घिसकते हुए गिरकर ही पीछे की तरफ घिसकते हुए जा रहा था। शोर ये देखता है कि वो जेयस नाम का आदमी शोर के सामने आके खड़ा हो जाता। बहुत सुना है तेरे बारे में, वैसे मैं तो जूनियर सेक्शन में था, अभी मैं सीनियर्स में आ गया। वैसे यार डॉक्टर प्रीति से मिलने आए थे तुम? होना कि डॉक्टर प्रीति से मिलने के लिए तुमने ये कहा कि वो तुम्हें जानती है, तो पता भी हो कितनी बड़ी डॉक्टर, वो तुम्हें जानेगी। वैसे तुम लोग वीडियो तो बना रहे हो ना? इतना कहने के बाद वो आदमी सभी को देख के हंसता। फिर फॉक्सी, सबक सिखाओ इसे जरा, इसे इसकी औकात याद रहनी चाहिए, कभी भी बीच में स्कूल में ये एंटर ना करे, इतनी औकात तो से याद दिलाई दो। जैसे ये कहता वो फॉक्स तेजी से शोर की तरफ भाग कर जाने लगता। शोर ये सब देखने के बाद वो पीछे घिसकते रहता। अचानक से इससे पहले कि वो फॉक्स शोर के पास आता और शोर पर हमला करता, अगले ही पल शोर के शर्ट के अंदर से एक अजीब सा मोटा कीड़ा निकलता और वो तेजी से उस फॉक्स के सर से टकरा जाता। वो जैसे ही फॉक्स के सर से टकराता वो फॉक्स आऊ की आवाज़ के साथ पीछे जाके गिरता और अपने सर को पकड़ लेता और उसके सर से थोड़ा सा खून भी निकलने लगता। ऐसा लग रहा था कि उस कीड़े ने उसे काट लिया। ये क्या है? उसने मेरे फॉक्स को। इतना कहने के बाद वो जेयस वो उस कीड़े के ऊपर पाँव रखने की कोशिश करने लगता। वो कीड़ा गोल गोल घूमते हुए और सभी के हमलों को डॉज करता वो आगे जाने लगता। सभी लोग उसे अपने पाँव से रौंदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। वो कीड़ा पत्थर जैसा सख्त और खतरनाक था और तो शायद वो काट भी सकता था। चोर को अभी पता चला था क्योंकि उस फॉक्स के सर से खून निकल रहा था। देखते देखते वो मोटा कीड़ा उसके ऊपर कोई टांग रख देता और उसे कस के मसलना शुरू कर देता। वो मोटा कीड़ा नीचे से सख्त नहीं था और तो और वो पहले से था घायल भी था, इसलिए उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकलता हुआ शोर देख सकता था। नहीं, उसे मत मारो। शोर इतना कहते हुए तेजी से उस कीड़े की तरफ जाने लगता। वो कीड़ा पलट के शोर को देखता, लेकिन पीछे से शेयस वो शोर को पकड़ लेता। शोर उस आदमी के टांगों तक पहुंच गया था और उस आदमी के टांगों को पकड़ के वो उस मोटे कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे ओ, तेरी इस घटिया कीड़े की वजह से मेरी फॉक्सी को दर्द सहना पड़ा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, मार दो उसे। वो शेयस उसी लड़के से कहता। वो लड़का पूरी ताकत ला के अपने टांगों को नीचे रगड़ना शुरू कर देता और उससे उस मोटे कीड़े के मुंह से और भी ज़्यादा खून निकलने लगता। वो मोटा कीड़ा देख रहा था कि शोर वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है और मोटे कीड़े को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। अगले पल मोटा कीड़ा वो ज़मीन की तरफ अपने मुंह को घुमाता और वो ज़मीन में ड्रिलिंग मशीन की तरह ड्रिल करना शुरू कर देता और वो तेज़ी से ज़मीन में घुस जाता। और वो आदमी जो अपने पाँव से मोटे कीड़े को रगड़ रहा था, अगले पल उसके पाँव के पास एक अजीब सा होल बन जाता है जिसमें उसकी टांगें चली जाती है और तो उसकी टांगों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या? इतना कहने के बाद वो लड़का जब अपनी टांगों को निकालता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ये क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर प्रीति को बुलाओ। काफ़ी सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रीति तो नहीं, लेकिन दूसरे डॉक्टर्स वहाँ जो मौजूद थे वो तुरंत आ गए थे और उसे ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा और डर गए थे। सब लोग गुस्से से शोर को देखने लगते हैं। साले, इतना कहने के बाद जेयस वो तेज से शोर के पास जाता और उसके कॉलर को पकड़ के ऊपर उठा के पीछे फेंक देता। अब तो तुझे वो अजीब सा कीड़ा बचाने के लिए भी नहीं आने वाला, इतना ज़्यादा घायल तो हो ही गया वो, तो तुझे हमसे कौन बचाएगा? वो शेयस शोर से कहता और शोर वो खिसकते हुए पीछे जाते रहता। शोर पीछे जाए रहते में शोर कुछ नोटिस करता। उसके ठीक पीछे कोई आके खड़ा हो गया था जिससे शोर पीछे घिसकते समय टकरा गया था। शोर जैसे अपने सर को पीछे करता उसे वहाँ पर विक्रम दिखता जो कि सामने उससे शेयस को देख रहा था। अरे ओ विक्रम, ये मेरा समझाओ, तू बीच में क्यों आ रहा है? शेयस
वो विक्रम से कहता, जाओ यहाँ से, निकलो। विक्रम उस आदमी से कहता, तू इसे बचा रहा है? एक बात बताना जरा, ये जो 2 साल बीच में गायब हुआ था, काफ़ी समय तक गायब था, तो सभी को शक हुआ कि तुमने इसके साथ कुछ किया, जिसके कारण तुम्हें 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, ये याद नहीं है? और तू इस लड़के को बचा रहा है? सीएस वो विक्रम से कहता, बचा तो ही रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरा है। न कहने के बाद विक्रम वो श्योर के कॉलर को पकड़ता और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता। श्योर उससे जहाँ पे लग रहा था कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ, अब उसके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा था। उसे समझ ही नहीं रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे घसीटते हुए विक्रम एक अजीब से हॉल रूम में ले जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे खा रहे थे। वहाँ पर फ्रेया भी थी। सभी लोग अचानक से श्योर और विक्रम को देखते हैं। ये भगवान, ये लड़का इसके पास कैसे पहुँच गया? ये पागल है क्या? इसे शायद पता नहीं है कि विक्रम के साथ क्या क्या हुआ था इसके जाने के बाद, क्योंकि विक्रम ही सबसे ज़्यादा से तंग किया करता था, तो सभी का शक विक्रम पे ही गया था। इसलिए उससे और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इसके पापा बहुत बड़े डॉन है, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी श्योर की वजह से, पता नहीं क्यों। श्योर तो अनाथ है, फिर भी श्योर के गायब होने के बावजूद इतना ज़्यादा लंबा केस खींचने वाला आखिर था कौन, जो कि श्योर से जुड़ा हुआ था, वो किसी को नहीं पता था। जब श्योर गायब हुआ था तो अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी श्योर को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से हाँ, आपको विक्रम और विक्रम के डैड को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। विक्रम के डैड को स्कूल तक आना पड़ा था कितनी बार, जिससे विक्रम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी इस श्योर की वजह से। और तो और कुछ साबित नहीं हुआ था, फिर भी विक्रम को 1 महीने तक सस्पेंड किया गया था। और अब श्योर उस विक्रम के सामने था। बेटा, आज तो तू मौत के मुंह में आया है, यहाँ मार के यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। इतना कहने के बाद विक्रम एक जोरदार लात श्योर के सीने पर मारता है, जिससे श्योर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके एक टेबल से टकराता है और उस टेबल के ऊपर जो खाना रखा हुआ था वो आसपास बिखर जाता है। श्योर जैसे तैसे अपने टांगों पर खड़ा तो होता है, लेकिन विक्रम उसके गले को पकड़ के अपनी पूरी ताकत के साथ उसे दबाना शुरू कर देता है। वहाँ पर चारों तरफ सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और श्योर और विक्रम को देखने लगते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सब कुछ स्कूल में अलाउ नहीं है, समझे? फ्रेया गुस्से से विक्रम को देखते हुए कहती है, देखो फ्रेया, मेरे और इसके बीच में ना ही आओ तो बेहतर है। विक्रम वो श्रेया से कहता, फ्रेया वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, वो श्योर के लिए इस तरीके से खड़ी हो नहीं सकती थी। जो भी कर रहे हो करो, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए, वरना परेशानी हो सकती है। फ्रेया गुस्से से विक्रम से कहती है, मार के तो रहूँगा आज इसे, कुछ भी हो जाए। इसकी वजह से मेरी डैड की बेइज्जती हुई थी उस समय, और ये कमीना पता नहीं कहाँ एंजॉय कर रहा था। इतना कहने के बाद विक्रम श्योर को दूर फेंकता, जिसके कारण श्योर पीछे मौजूद एक बड़े से बॉल से जाकर टकराता, जिससे श्योर के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। श्योर ढंग से खड़ा हो पाता, इससे पहले विक्रम उसके सामने आ जाता और श्योर के चेहरे पे लात और गुस्से बरसाना शुरू कर देता। उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता, जिससे श्योर के मुंह से भी खून निकलता। कुछ लोग विक्रम को रोकने तो आए थे, लेकिन विक्रम वो अच्छा था, किसी भी लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में आता था। ऑफकोर्स वो आसानी से उन्हें पीछे करने में कामयाब हो जाता, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे देता। जिसके बाद वो फिर से श्योर को मारने लगता, जिसको देखते देखते विक्रम एक गर्म पानी के कप को उठाता और उसे सीधे श्योर के चेहरे पे दे मारता, जिससे श्योर का पूरा मुंह वो जल जाता है और लाल हो जाता है। श्योर घबराते हुए नीचे गिरता है और अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करने लगता, लेकिन विक्रम वो श्योर के दोनों हाथों को पकड़ लेता। दे छोड़ो मुझे प्लीज, श्योर चिल्लाते हुए कहता। उसे बहुत ज़्यादा दौड़ा था, सभी लोग उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। लोग मदद करने के लिए आ तो रहे थे, लेकिन विक्रम वो बहुत बड़े डॉन का बेटा था, बहुत बड़े डॉन का बेटा, जिसके कारण कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। फ्रेया ने उसने तो कोशिश कर लिया था, इसलिए वो अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ अचानक से वहाँ कुछ हलचल होनी शुरू होती है। कुछ डॉक्टर्स वो कॉल पे थे, हमें यहाँ से कुछ बीफ टीमर्स को लेकर जल्दी से जल्द जाना होगा, कुछ टीचर्स को हायर करो जल्दी। डॉक्टर अनन्या कुछ डॉक्टर्स और कुछ बीफ टीमर्स के साथ जंगल गई थी, उन पर किसी बीफ ने हमला किया होता और वो उन्हें लेके कहीं चला गया है, हमें उन्हें ढूंढना होगा, जल्दी चलो। वो डॉक्टर्स ये सब कहते हैं और फिर जाने लगते हैं। श्योर ये सब सुनता अब वो सारी चीज़ें याद करता है। अगर वो सब सच में सब कुछ सच है जो भी मेरे साथ हुआ, मतलब मेरी बहन वो मेरी मदद कर रही थी सूरज से और मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। श्योर इतना कहने के बाद सामने उस विक्रम को देखता और उसकी टांग जो उसके चेहरे पे आने वाली थी वो उसे पकड़ के थोड़ा साइड करता और खड़े होने की कोशिश करने लगता। श्योर विक्रम के पंच को रोकता तो है, लेकिन उसका पंच वो रोक नहीं पा रहा था। देखते देखते उसका हाथ पीछे के मौजूद दीवार से टकरा जाता। श्योर ने उसे रोका था, लेकिन वो उसके हाथों के साथ ही पीछे आ गया था और श्योर के हाथों में वहाँ से भी खून निकलना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ विक्रम को देख के सब पता चल रहा था कि वो अपना पूरी तरीके से गुस्सा उतार रहा है श्योर के ऊपर। अगले पल विक्रम एक खतरनाक सा पंच सीधे श्योर के सीने पर मारता, जिससे श्योर का दिल वो तेजी से धड़कना शुरू हो जाता और श्योर नीचे गिर जाता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। श्योर लंबी लंबी सांसें ले रहा था, इतने में विक्रम एक जोरदार लात सीधे श्योर के चेहरे पे मारता और वो पीछे जाके गिरता। श्योर
अब उसके सामने अंधेरा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, शौर्य बस इतना सोचता और तेजी से खड़े होने की कोशिश करने लगता, लेकिन उसके अंदर थोड़ी भी हिम्मत नहीं रह गई थी। अगले ही पल शौर्य कुछ नोटिस करता है। शौर्य, उसके अंदर अजीब सी ताकत जन्म ले रही थी। पता नहीं कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी और शौर्य इस चीज़ को नोटिस कर सकता था। और शौर्य के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो दोबारा खड़ा हो सके। शौर्य धीरे धीरे वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और सामने विक्रम को देखता। विक्रम उसे छोड़ के जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शौर्य वो दोबारा से अपनी टांगों पे खड़ा हो गया, तो वो फिर से शौर्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा। अगले ही पल विक्रम का पंच शौर्य के चेहरे की तरफ जाता, लेकिन शौर्य तेजी से उस पंच को पकड़ लेता और शौर्य की आंखों से थोड़ी सी सफ़ेद रोशनी निकलनी शुरू हो जाती। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि आखिर शौर्य कर क्या रहा है। शौर्य की बॉडी से जगह जगह से हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। शौर्य वो विक्रम के पंच को सीधे मोड़ता है और उसे घुमाकर उसके सर को पकड़ के सीधे उस बड़े से वॉल में दे मारता है, जिसकी वजह से अब विक्रम के सर से भी खून निकलने लगा था। जिसके बाद विक्रम वो शौर्य से दूर हटता। हाँ तुम आए तो, इतना कहने के बाद विक्रम एक खतरनाक सा किक शौर्य को मारने के लिए जाता है। शौर्य उस किक को बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन हाँ विक्रम तेज था। लेकिन पता नहीं क्यों विक्रम जैसे अपने किक को शौर्य को मारता है, शौर्य 1-2 इंच ही पीछे जाता है। बाकी विक्रम वो उल्टा अपनी जगह पर गिर जाता। खतरनाक सी फोर्स जो कि शौर्य पे आनी चाहिए थी वो शौर्य पे आई नहीं थी, वो सीधा विक्रम पे ही आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि शौर्य पत्थर का बन गया हो और उससे कुछ ना हो सकता हो। ये सब क्या हो रहा है, शौर्य ये कहता। दूसरी तरफ प्रिंसिपल रूम में कुछ लोग अचानक से हलचल में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल सर, किसी ने जूनियर सेक्शन में, मतलब कोई है जो जूनियर्स के सेक्शन में नीरो को जनरेट कर रहा है। एक आदमी तेजी से प्रिंसिपल के पास भागते हुए आता। ये क्या पकड़े हो, जूनियर सेक्शन में कोई भी सीनियर नहीं जा सकता, और सीनियर्स अगर वहाँ गए तो उन्हें पेनल्टी देनी होती। अगर कोई सीनियर वहाँ जाके नीरो को जनरेट कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाओ। नीरो को जनरेट करने के बाद उसे पेनल्टी वाली सारी चीज़ें समझा देना, समझे। वो प्रिंसिपल वो उस आदमी से कहता, पर सर बात समझिए, किसी भी स्टूडेंट ने मतलब जूनियर सेक्शन में घुसने की हिम्मत की ही नहीं है। कोई भी जूनियर सेक्शन में नहीं गया, सारे स्टूडेंट्स यहीं पे हैं। वो आदमी प्रिंसिपल से ये कहता। प्रिंसिपल वो थोड़ा हैरान दिखने लगता। अगर सारे सीनियर्स यहाँ पर हैं जो कि नीरो को जनरेट करने के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वहाँ पर कौन नीरो को। इतना कहते हुए वो प्रिंसिपल और वहाँ के मौजूद सारे टीचर्स वो हैरान दिखने लगते हैं। क्या जूनियर सेक्शन में कोई नीरो को जनरेट कर रहा है। इतना कहने के बाद सभी लोग तेजी से खड़े होकर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शौर्य को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा ही रहा था। वो विक्रम की टांगों को पकड़ता और उसे गोल गोल घुमाकर सीधे ऊपर की तरफ फेंकता। ऊपर मौजूद दीवार, जैसे ही विक्रम उस बड़ी सी दीवार से टकराता, वो ऊपर टकराने के बाद नीचे गिरता और नीचे की जमीन को भी तोड़ कर रख देता। इसके बाद देखते देखते शौर्य वो एक दीवार की तरफ भागने लगता। ये दीवार की तरफ क्यों जा रहा है, कुछ लोग थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहते हैं। अगले पल शौर्य उस बड़ी से वॉल से जैसे ही टकराता, वो वॉल चकनाचूर हो जाती और शौर्य उस वॉल के दूसरी तरफ आ जाता और वो उन डॉक्टर्स को ढूंढना शुरू कर देता। वो डॉक्टर्स जंगल तक पहुंच चुके होंगे। हाँ, शौर्य इतना कहता, तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता। शौर्य के साथ क्या हो रहा है शौर्य को पता तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए उसे ताकत मिली तो वो उसका इस्तेमाल अपनी बहन को बचाने के लिए कर सकता। शौर्य के साथ वैसी अजीब चीज़ें हो रही थी, इसलिए शौर्य को ये चीज़ अजीब नहीं लगी थी। शौर्य की बॉडी से वो सफ़ेद रंग निकलना बंद हो गया था और तो और पता नहीं क्यों शौर्य को जो भी चोटें लगी थी वो अब दर्द नहीं हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है, शौर्य इतना कहने के बाद अपने सर को छूता जहाँ पर उसके घाव भर चुके थे। ये क्या, शौर्य इस्माइल के साथ कहता कि ताकत है, सब जल्दी अपनी बहन को बचाना होगा। शौर्य इतना कहने के बाद तेजी से जंगल की तरफ बढ़ते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाता है। अब तक शाम के 5 बज चुके थे, वो डॉक्टर्स भी वहीं पहुंच गए थे। मेरी बात मानिए सर, आप लोग जंगल अब बच जाइए, अब रात होने वाली है। सारे बीस्ट, वो जो ताकतवर बीस्ट होते हैं जो कि रात में निकलते हैं, वो सभी आपको आसानी से खा और मार सकते हैं, समझिए बात को। वहाँ पे कुछ लोग जो कि जंगल के प्रोटेक्शन के लिए थे और सभी को आने जाने से रोकते थे, वो सभी डॉक्टर्स और वहाँ के 20 नंबर से कहते हैं, अरे बात मानिए सर, डॉक्टर अनन्या मुझे नहीं लगता कि वो बची होंगी। एक आदमी जैसे ही कहता है, डॉक्टर संजीव उसके कॉलर को पकड़ते हैं। अरे वो पागल, वो यहाँ की सबसे काबिल डॉक्टर्स में से एक है, दिमाग है तुम्हें, उससे कुछ हो गया तो हम बहुत कुछ खो देंगे। डॉक्टर संजीव उस आदमी के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, जो कि एक 20 नंबर था, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको हमारी मदद की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके नौकर बन के घूमने वाले हैं, चलो यहाँ से। वो सारे 20 नंबर डॉक्टर संजीव को कहते हैं और डॉक्टर संजीव वो दांत बीसते रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सामने से आगे जाकर एक काला पेड़ हमें मिला था जिसको हम रिसर्च करने के लिए गए थे, लेकिन उसी काले पेड़ के आसपास से ही अनन्या गायब हो गई। अनन्या को ढूंढना होगा कैसे भी, वो बस बची रहे सुबह तक। डॉक्टर संजीव खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं,
शौर ये सब सुनने के बाद जैसे ही सभी लोग की नजर नहीं थी, शौर तुरंत ही जंगल में एंटर कर जाता। सामने से लेफ्ट राइट, हाँ ये डायरेक्शन। डॉक्टर संजीव ने जो भी डायरेक्शन बकबकाया था अपने मन के अंदर, शौर उसी रास्ते जाने लगता। शौर काफी देर तक तेजी से भागता। इस पर शौर को एक काला पेड़ दिख जाता है। हाँ, काला पेड़। इतना कहने के बाद शौर उस बड़े से काले पेड़ के पास जाता और उस काले पेड़ के आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। शौर चिल्लाने की हिम्मत तो करने नहीं वाला था, क्योंकि यहाँ पर बाकी बीस्ट जो नहीं जानते शौर यहाँ पर, वो उसके पास आ जाएंगे और शौर इतना काबिल भी नहीं हुआ है कि शायद वो उन बीस्तों से लड़ सके। शौर ये सब पूछ ही रहा था, इतने में शौर को कुछ निशान दिखते हैं। एक अजीब से निशान जो कि भालू जैसे दिख रहे थे, भालू के टांगों जैसे, लेकिन उसमें करीब 10,000 नाखून एक टांगों के अंदर थे। ये सब क्या है? शौर ये देखता है और ये भी देखता है कि वहाँ पर थोड़ी सी खून की बूंद भी है और वो भालू किसी को घसीट के वहाँ से ले गया है। वहाँ पर ऐसे निशान थे। शौर उसे तुरंत ही फॉलो करना शुरू कर देता। काफ़ी देर तक फॉलो करने के बाद शौर को एक अजीब सी जगह मिलती है, एक अजीब सी गुफा जो कि ज़मीन के नीचे जा रही थी। ये गुफा तो डरावनी है, शौर मन में सोचता। उसकी रूह काँप रही थी, वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल खुद छोड़ दो मुझे, अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। शौर समझ जाता है कि ये आवाज़ उसकी बहन की ही है। वहाँ पर अंदर से उसकी बहन की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शौर कुछ नहीं सोचता और चुपचाप उसके अंदर एंटर कर जाता है, उस अजीब से गुफा के अंदर। धीरे धीरे उस गुफा के अंदर एंटर करते करते शौर आगे जब जाता है, शौर को काफ़ी सारी जगह दिखती है जो कि वहाँ पर खाली थी, लेकिन एक जगह जहाँ पर शौर को अपनी बहन दिखी थी। शौर ये देखता है कि वो उसकी बहन अभी अकेली है, लेकिन वहीं पे एक मॉन्स्टर की आवाज़ भी गूंज रही थी। अनन्या वो बहुत ज़्यादा घायल लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वो अपने सामने किसी को तो देख रही थी जिसे शौर नहीं देख पा रहा था। अगले ही पल वो जो भी बीफ था, जो भी मॉन्स्टर था, वो अनन्या के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अब ऐसा लग रहा था कि वो अनन्या को खाने वाला है। शौर भी उस मॉन्स्टर को देखता। वो भालू जैसा तो दिख रहा था, लेकिन उसकी 4 आंखें थी, उसके नाखून वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। वो एक ही बार में किसी को भी चीर कर रख सकता था। एक तरीके से उस बीफ के अंदर इतनी ताकत थी। शौर ये सब देखने के बाद उसे डर लगने लगता कि कहीं वो बीफ अब अनन्या को खा ना ले। शौर तेजी से आगे बढ़ने लगता, बिना ये सोचे कि शौर कुछ कर पाएगा या नहीं। मेरे अंदर ताकत तो है, मैं इससे लड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। शौर अपनी बहन की चिंता करते हुए मन में सोचता। एक तरीके से शौर बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहा था, जहाँ पर उसकी जान वो खतरे में आने वाली थी। वो भालू जैसा बीफ तुरंत ही अनन्या को पकड़ता और उसके टांगों को अपने मुंह में रखने लगता ताकि वो उसे उसके टांगों के साथ खा सके। नहीं रुक जाओ मॉन्स्टर, मैं यहाँ पर हूँ, शौर चिल्लाते हुए कहता। लेकिन वो मॉन्स्टर वो शौर को देखता तो है, लेकिन वो अनन्या के टांगों को अपने मुंह में पहले रख लेता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था यहाँ पर कोई भी आ जाए, वो पहले अपने खाने को एंजॉय करने वाला था। नहीं यहाँ मत आओ शौर, अनन्या अचानक से चिल्लाते हुए कहती। वो भी अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा, कि उसका भाई आखिर यहाँ पर क्या कर रहा। देखते देखते वो भालू अपने दांतों को जैसे अनन्या के टांगों में बहुत ज़्यादा गहराई में घुसा देता और अनन्या दर्द में चिल्लाना शुरू कर देती। अगले पल शौर तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन शौर के उस भालू तक पहुंचने से पहले ही शौर जानता था कि वो भालू वो अनन्या के टांगों को उसके बॉडी से अलग करके खा ही लेगा। इससे अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि और अब वो करे क्या जिससे वो भालू रुक जाए बीच में ही। अगले पल शौर की नजर कहीं जाती, उस भालू के ठीक नीचे से मिट्टी थोड़ी हलचल कर रही थी। अगले ही पल वो मिट्टी टूटती है और वहां से मोटा कीड़ा निकलता है जो कि सीधे जंप करते हुए उस भालू की आंखों की तरफ जाता है और सीधे उसकी आंखों को फोड़ते हुए उसकी आंखों के अंदर ही घुस जाता है। वो भालू चिल्लाते हुए अनन्या को दूर फेंकता और शौर तुरंत ही अनन्या को कैच कर लेता। दीदी, शौर अनन्या के चेहरे को छूते हुए कहता। वो एक ही नहीं कर पाता कि हाँ उसकी बहन बच गई थी। चलते हैं यहाँ से। शौर इतना कहने के बाद जल्दी अपनी बहन को गोद में उठाता और उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता। शौर पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर मोटा कीड़ा वो कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ें कर रहा था। वो तो बड़े से भालू के बॉडी के अंदर घुस गया था और पता नहीं कि वो भालू वो दर्द में चिल्लाया जा रहा था। अगले ही पल शौर को कुछ अजीब दिखता है। मोटा कीड़ा उस भालू के बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके दूसरी तरफ से चीरते हुए सीधे उसके बॉडी के अंदर फिर से एंटर कर जाता है। शौर वहीं रुक जाता है और देखते देखते उस मोटे कीड़े ने उस पूरे भालू को खा के सफाचट कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ उसकी हड्डियों के कुछ टुकड़े बाकी रह गए थे। एक तरीके से वहाँ पर शौर देख पा रहा था कि उस भालू का जो फर उसका कंकाल था वो भी आधा खा लिया गया। जिसके बाद वो मोटा कीड़ा शौर के तब धमकते हुए आने लगता। तो मुझसे शौर उस मोटे कीड़े की इस अजीब सी ताकत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था और वो उससे दूर जाने लगा था। अनन्या बेहोश थी और शौर को अनन्या की भी चिंता हो रही थी, लेकिन अब शौर को ये चिंता था कि ये मोटा कीड़ा उस पर ना हमला कर दे। अगले ही पल वो मोटा कीड़ा शौर के हाथों के ऊपर जंप करता है और अचानक से एक नीली रोशनी बदल के गायब हो जाता है।
ये क्या हुआ? ये कहाँ गया? श्योर हैरानी से कहता और उस मोटे कीड़े को ढूंढने की कोशिश करने लगता।